अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? कल हमने डिस्कस किया था बेसिक चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बहुत सी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने निमोनिक्स भी उनके पढ़े थे। आज आपके पास लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म को, बायोमोलिक्यूल्स बॉन्ड्स होते हैं जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है? उसके अलावा आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इनको हम डिस्कस करेंगे एंड देन बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स आपके पास यूं तो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इट इज मेंशन इन योर फेडरल बुक। और फेडरल बुक की चीजें हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें समझनी चाहिए या आप उसको भूल जाएं, लेकिन याद रखें दीज द थिंग्स व्हिच आर मेंशन इन द फेडरल टेक्स्ट बुक इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ आपके एमडीकेट के लिए जरूरी है बल्कि जब आप डॉक्टर बनेंगे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर तो वहां पर भी यही चीजें थोड़ी बहुत मीन्स 0.1% आपको वहां पर भी काम आएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म। हमने दो टाइप्स पढ़े थे मेटाबॉलिज्म के, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जस्ट इंट्रो किया था कल। आज हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल से। 1 आवर की आपके पास क्लास है, जितना हो सका हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। अपनी नोटबुक को रेडी रखें और आपको स्लाइड मेंशन की जाती है स्टार्ट के अंदर, वो जरूर पढ़ा करें। उसमें आपके लिए पॉइंट्स मेंशन की जाती हैं, आप कैसे इस लेक्चर को लें, कैसे स्टार्ट करें और कैसे चीजों को अच्छी तरीके से समझें। स्टार्ट करते हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये आपके पास दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिज्म की, और मेटाबॉलिज्म हम पढ़कर आएंगे इट इज द सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच इज अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आता है कि एनर्जी एनाबॉलिज्म में रिलीज होती है या यूज होती है, ठीक है? तो ये चीजें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा पॉइंट वाइज। लेकिन जो एनाबॉलिज्म है क्या होता है कि आपके पास जो मोनोमर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोनोमर्स हैं, तो मोनोमर्स आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम पढ़कर भी आए हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म। अगर आप इसको रिवर्स कर दें कि लार्ज मॉलिक्यूल से वापस मोनोमर्स बनते हैं तो हम इसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म। सही है? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता कि एनाबॉलिज्म क्या है, केटाबॉलिज्म क्या है। एमटीकेट के लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एनर्जी के, ठीक है, एग्जाम्पल के, नेचर के आते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि मोनोमर से लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, यूज होगी। तो हियर द एनर्जी इज यूज्ड। मेटाबॉलिज्म में क्या होगी, इन्वर्स कर दें, हाँ जी, रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेंज, मतलब मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रहा है एनाबॉलिज्म के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास देखें तो मोनोमर्स क्या होते हैं, स्मॉल होता है, ये कन्वर्ट होते हैं पॉलीमर्स के अंदर। पॉलीमर्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल की जगह पर मैं नीचे मोनोमर्स भी मेंशन कर देता हूँ। अब लार्ज मॉलिक्यूल जो आपके पास होते हैं हम इन्हें कहते हैं पॉलीमर्स। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है आपके पास, कैटाबॉलिज्म में बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल जो आपके पास है ये यहाँ पर पॉलीमर्स होते हैं, तो ये आपके पास स्मॉल जो होते हैं दिस इज द मोनोमर्स। इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, दिस इज वेरी सैड। देखिए ये जो नोट्स आपको मैं यहाँ पर एक एक चीज मेंशन करवा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं चाहता तो यही नोट्स आपको दे देता, लेकिन इसी वजह से मैंने नहीं दिए क्योंकि बच्चे एक्सक्यूज करने लग जाते हैं, वो नोट्स पढ़ते नहीं, अगर उनको आप बने बनाए नोट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब फायदा किसका है, यहाँ पर फायदा आपका है, ठीक है, और नुकसान भी आपका ही है। अगर आपको बने बनाए नोट्स दिए भी जाए आपको ऐसा तो लगेगा सर मेरा फायदा है इसमें, लेकिन बात यह है कि आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन पढ़ोगे, फिर उसको भूल जाओगे, आपका दिल ही नहीं करेगा उन नोट्स को पढ़ने में। अगर आप वही नोट्स अपनी राइटिंग में मेंशन करें अपनी नोटबुक के अंदर तो आपका दिल भी करेगा यार मैंने इतनी मेहनत से नोट्स लिखे हैं, ठीक है, अब मैं इसको ना पढ़ूं तो ये तो बहुत गलत होगा। तो आपका माइंड भी वहां पर आपके ही रूल्स फॉलो करके उन नोट्स को याद करवाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ना सिर्फ आपको एक किस्म की गाइडेंस दी जाती है बट साइकोलॉजिकली भी आपसे डील किया जाता है टीम की तरफ से। अच्छा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास एनाबॉलिज्म में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक के अंदर, वहां पर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस आपके पास एक
एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिज्म में आपके पास आता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का इनवर्स। नेचर की बात करें तो नेचर में आपको मैं एक अल्टरनेटिव नाम भी बताऊंगा एनाबॉलिज्म का क्या होता है। देखिए एनाबॉलिज्म में तो स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिस तरह आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, आपने देखे होंगे कि लार्ज बिल्डिंग्स कैसे कैसे बनती हैं, स्मॉल फ्लोर से बनती है, पहले एक फ्लोर बेसिक, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, तभी आपके पास बनती है। तो दिस इज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। कैटाबॉलिज्म में क्या होती है, डिस्ट्रक्शंस होती है। आप उसी बिल्डिंग को क्या करें, डैमेज कर दें, तोड़ दें, तो ये आपके पास एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहलाता है कैटाबॉलिज्म बायोलॉजी के अंदर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है ये हाई लेवल पर डिस्कस करते हैं, यहाँ पर इसको अभी छोड़ दें, जब टॉपिक आएंगे तो हम उनको वहां पर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपके पास, एग्जाम्पल्स, नेचर, आप इनको ध्यान से देखें। ये आपके पास यूएचएस, केएमयू और आपके पास जेम्बो एंड लास्ट में आता है सीबा, द आईपीए टेस्टिंग सर्विस, ये इनमें से लाजमी क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आप निमोनिक्स मेंशन करवा देता हूँ नीचे। निमोनिक्स को याद कर ले। अगर एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म आपको आप कैसे याद करोगे, आपको इसके शुरू में 3 लेटर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो एना वर्ड जहां पर भी देखें, दैट एना मींस बिल्ड। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड आपको नजर आ रहा है दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आपको फर्स्ट 3 लेटर्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहां पर आपके पास आप इसको ले लें, दैट इज केट। केटा मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, ये आपके पास इनके निमोनिक्स भी यहां पर आ गए। मैं अगेन रिवाइज कर दूं, देखें जो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़कर बड़ी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रीथिंग के अंदर, तो वहां पर हम इनको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फोटोसिंथेसिस को हम बायो एनर्जेटिक्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर का जो बेसिक चीजें हैं आपके पास एमडीकेट की, वो हम क्लियर करें ताकि हमें और भी चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। आते हैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर, दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देखें जो वर्ड आ रहा है दैट इज इंटर कन्वर्जन। ठीक है, मैं इंटर कन्वर्जन को इस सिंबल से मेंशन करूंगा, ये चीज यहाँ पर नोट कर लें। अच्छा, इंटर कन्वर्जन में मैं जो पॉइंट्स मेंशन करूंगा, चले आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि बायोमोलिक्यूल जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे आपके पास प्रोटीन्स हैं, जैसे आपके पास लिपिड्स हैं, ये क्या होते रहते हैं, दीज आर इंटर कन्वर्टेड कंटिन्यूअसली। देखिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहिए, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये तीनों चीजें मौजूद है। लेकिन क्या होता है, आप जब फास्टिंग पर होते हैं, आप जब फास्टिंग पर होते हैं रमजान के अंदर, आप जब फास्टिंग के अंदर होते हैं, तो आपकी जो ग्लूकोज लेवल होती है बॉडी के अंदर, इट इज क्वाइट लो। ग्लूकोज आपको पता होगा इट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब फास्टिंग सीजन के अंदर ग्लूकोज की लेवल लो होती है, तो दूसरे सोर्सेज बॉडी यूज करती है, जैसे प्रोटीन्स आपके पास है, ठीक है, लिपिड्स आपके पास है, इनको बॉडी यूज करती है। तो इनका क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन होता रहता है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, फिर लिपिड्स आपस में ब्रेक डाउन होते हैं, तो इस तरह से आपके पास ये इंटर कन्वर्टेड होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोसेस काम आते हैं इंटर कन्वर्टेड के अंदर, वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो इंटर कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, ये किसके एग्जांपल है, दीज आर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब सर इसका क्या मतलब है, देखिए
जो इंटर कन्वर्जन होती रहती है कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन की कार्ब्स के अंदर, ठीक है, फिर प्रोटीन्स की लिपिड के अंदर, लिपिड की प्रोटीन्स के अंदर, यहाँ पर किस काम आते हैं, एक एनाबॉलिक प्रोसेस, सेकंड आपके पास है कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर सिर्फ एनाबॉलिक प्रोसेस ही यूज होता है, सर यहाँ पर सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस ही यूज होता है, ये बात कहना गलत है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इस बात को कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, या तो एना होगा या तो कैटा होगा। एक चीज याद रखें, मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है दैट इज एंड, ठीक है। दैट मींस आपके पास एनाबॉलिक भी होगा और कैटाबॉलिक भी होगा, दोनों प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टार के फॉर्म में चीज मेंशन कर दूं क्योंकि आप कंफ्यूज करते हो इसको, तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इट इज नॉट प्योरली एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं जब एग्जाम्पल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपका दोस्त है, ठीक है, इसका नाम मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर फरी। अब आप कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है फरी, ये ना अच्छा है ना बुरा है, ना अच्छा है ना ही बुरा है। सिमिलरली आपके बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है इंटर कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का, ना ही वो कैटाबॉलिज्म है ना ही वो एनाबॉलिज्म है, वो दोनों होते हैं, एना भी होता है कैटाबॉलिज्म भी होता है, दोनों की कोऑर्डिनेशन से ही आपके पास इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो सकती है। अगर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर इनका साथ नहीं होगा, तो आपके पास इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा सर, ये इंटर कन्वर्जन कहां पर होती है? अब ये इंटर कन्वर्जन कहां पर होती है, ये चीज भी नोट कर ले कि जो इंटर कन्वर्जन होती है इट हैपेंस इन लिविंग सेल। जो आपके पास लिविंग सेल होते हैं उनमें ये आपके पास इंटर कन्वर्जन होती रहती है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन करके मैं इस टॉपिक को एंड करूंगा कि जो आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है ये क्यों होती है। तो ये बेसिकली मेंटेन्स करते हैं आपके पास, इट मेंटेन्स दी मेटाबॉलिक बैलेंस, मेंटेन्स दी मेटाबॉलिक बैलेंस। ये मेटाबॉलिक बैलेंस को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। अगर मेटाबॉलिक बैलेंस नहीं मेंटेन हो सकेगा देन आपके पास बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है आपके पास हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर एक भी हार्मोन की लेवल ज्यादा हो जाए नॉर्मल से या नॉर्मल से कम हो जाए तो कितना बॉडी के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, आपके पास मेल के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं इट इज द सेक्स हार्मोन। इस हार्मोन का काम होता है आपके पास फर्टिलिटी के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास सेल बॉडी को ग्रोथ में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये दोनों इसके इफेक्ट होते हैं। अगर आपके पास टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाए तब भी आपके पास बॉडी के अंदर चेंजिंग्स आएंगे, अगर आपके पास ये कम हो जाए तब भी बॉडी के अंदर आपके पास चेंजिंग आएगी। तो ये जरूरी है कि बॉडी हार्मोन को नॉर्मल लेवल पर क्या करे, चेकआउट करे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वहां पर एक बैलेंस कायम करना जरूरी है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस। और इस मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपके पास इंटर कन्वर्जन हो बायोमोलिक्यूल्स की इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर देखें हम 3 तरह की बॉन्ड्स डिस्कस करते हैं। एक बॉन्ड्स जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है आपके पास CH बॉन्ड, दूसरा आपके पास है CO बॉन्ड और तीसरा जो आपके पास होता है CN बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जो आपके पास CH बॉन्ड है हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास एनर्जी सोर्स होता है, इट इज द एनर्जी सोर्स। ये याद रख लें, ये आपके पास एक एनर्जी सोर्स वाला बॉन्ड होता है। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको हाई एनर्जी मिलेगी। उसके बाद मैंने बॉन्ड मेंशन किया दैट इज CO बॉन्ड। देखिए CO बॉन्ड जो होता है आपके पास ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये क्या करता है,
ये बेसिकली स्टेबिलाईज करता है, स्टेबिलाईज करता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर ऑफ को आप रिमूव कर दें वरना रिडंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। उसके बाद चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक शुगर है और आपको मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर आया हूँ कि जो आपके पास शुगर होती है ये बेसिकली क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ये आपके पास एक दूसरी शुगर है। अब एक ये शुगर है, एक ये शुगर है। अब इन दोनों को क्या करना है कि आपके पास ये दोनों आपस में क्या करती है, बॉन्ड बनाती हैं। यहां पर ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ये आपके पास होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है ये आपके पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन कहते हैं, सीओ बॉन्ड। आप इसको बोल सकते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं दो शुगर, इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स स्टेबलाइज होते हैं। लास्ट जो बॉन्ड आपके पास यहां पर रहे आपके पास है सी एन बॉन्ड। देखिए जो सी एन बॉन्ड होता है ये हम इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है कहां पर होता है ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये क्या करता है, इट लिंक्स दी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आप पढ़कर आए होंगे पिछले लेक्चर के अंदर, ये क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक अमाइनो एसिड, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, अब मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने इनके दोनों में एक लाइन लगाई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं बेसिकली क्या है आपके पास, ये एक किस्म का बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं सी एन बॉन्ड। अगर सी एन ना लिखा हो एग्जाम के अंदर तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा पेप्टाइड बॉन्ड। अगर पेप्टाइड बॉन्ड ना लिखा हो तो यहाँ पर लिखा होगा अमाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास आ गया सी एन बॉन्ड। कहां पर होता है आपके पास, ये प्रोटीन्स के अंदर होता है। ठीक है, ये तीनों जो मैंने टाइप्स ऑफ बॉन्ड है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। सो ये अच्छे से आप इनको कवर करें। निमोनिक्स, जी हाँ मैं जरूर निमोनिक्स मेंशन करूंगा। निमोनिक्स में आपके पास जो फर्स्ट है दैट इज सी एच। आप इसको कैसे याद करोगे, सी एच को, सी एच को आप इस तरीके से याद करो कि जो सी एच होता है आपके पास ये बेसिकली एनर्जी सोर्स होता है। जो सेकेंड आपके पास दैट इज सी एन बॉन्ड। जो सी एन बॉन्ड होता है ये क्या होता है आपके पास, ये प्रोटीन लिंक होती है। प्रोटीन लिंक मीन्स ये प्रोटीन्स में बॉन्ड होता है। लास्ट पर जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज सीओ बॉन्ड। सीओ बॉन्ड जो आपके पास होता है इट इज बेसिकली, हम इसको कहते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्बोहाइड्रेट ग्लू। ठीक है, ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ता है, एड करता है, बॉन्ड बनाता है। तो मैंने यहाँ पर आपके पास सीओ बॉन्ड को इस तरीके से मेंशन किया है, ग्लू। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो चुके हैं। अब जल्दी से कमेंट कर दें कि क्या आपको इतने टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर कोई पॉइंट आपको रिवाइज करवानी है या कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी बताएं। गेम नहीं आया आज, क्यों? ठीक है, ओके गुड। चलो बायो एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको ये सारे टॉपिक्स कवर होते जा रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। दैट्स वेरी ब्रिलियंट थिंग। बस आप इनको रिवाइज भी करते रहें। रिवीजन नहीं की तो सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। तो रिवीजन तो करें ना चीजों की। बायो एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। बायो एलिमेंट्स में आपको मैं सबसे पहले बता दूं, टोटल एलिमेंट जो होते हैं आपके पास कितने होते हैं, 92 होते हैं। अगर आप नेचर में देखेंगे तो आपके पास 92 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये 92 में से आपके पास 25, कितने, 25 एलिमेंट जो है वो आपको मिलेंगे कहां पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ये जो आपके पास 92 एलिमेंट्स से कहां पर मिलेंगे, आपको नेचर के अंदर मिलेंगे, फाउंड इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे। 25 में से आपके पास जो 16 एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके पास 16 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपको मिलेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मैं इनको हाईलाइट करता जाऊं। टोटल एलिमेंट नेचर के अंदर कितने हैं, 92। कितने मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कितने मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो है आपके पास 25। कितने मिलेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, 25 में से आपके पास मिलेंगे 16। अब इन 16 को फर्दर हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है मेजर, सेकंड में आपके पास आता है माइनर, और थर्ड में आपके पास आता है ट्रेसेस की फॉर्म। ठीक है, मेजर हाउस ऐसे एलिमेंट जिनकी परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है, माइनर जिनकी परसेंटेज कम मिकदार में, कम अमाउंट में, तो ट्रेसेस जिनकी परसेंटेज तो बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, हम उनको कहते हैं ट्रेसेस फॉर्म में। तो ये चीज अच्छे से नोट कर ले। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म भी मेंशन की जाती है, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं। ये जो बायो एलिमेंट्स है, हम इसको एक और नाम से भी मेंशन करते हैं, दैट इज बायो बायोजेनिक। अगर पूछा जाए आपके पास बायोजेनिक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब भी आपके पास सही होगा। अगर पूछा जाए बायो एलिमेंट्स, तब भी आपके पास सही होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर निमोनिक्स के फॉर्म में भी मेंशन कर दूं, ताकि आप उसको भी नोट कर ले और अच्छे से याद कर सके। तो बायो में कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, 92 होते हैं या 25, तो 25 को चूज करोगे। क्यों, बायो क्या होता है आपके पास, ये तो सिंपल है, बायो मींस द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने एलिमेंट्स होते हैं, 25। यहाँ पर देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर निमोनिक्स के फॉर्म में बायो में 25 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद एक और वर्ड आता है आपके पास ह्यूमंस के लिए, तो ह्यूमंस के लिए कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, 16 होते हैं एलिमेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट द बायो एलिमेंट्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी डीपीटी होगी, वो हम सॉल्व करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं, अभी भी टाइम है बायो क्लास के लिए, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, बायो एलिमेंट्स। अब ये जो टॉपिक है आपके पास सिर्फ और सिर्फ फेडरल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो बच्चे हैं वो भी इनको अच्छे से कवर कर ले इन लेक्चर में से। ठीक है, वैसे तो फेडरल के अंदर बहुत ही घुमा घुमा कर चीजें मेंशन की है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। अब सबसे पहले बात आती है मेजर एलिमेंट्स की। देखिए, ये जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके पास तकरीबन 99% ऑफ बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल give me a second please। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपकी बॉडी है, चलिए आंखें बना ले यहाँ पर। इस बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर जो चीजें मेंशन करवा रहा हूँ वो आप अच्छे से नोट कर ले। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आपकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर समझो ये पोर्शन आपके पास क्या है, 99% है। तो 99% आपके पास कौन से एलिमेंट होंगे, मेजर एलिमेंट्स होंगे। ये चीज मुझे यहाँ पर आपको मेंशन करवानी थी। ये आपकी बॉडी है, इससे यहाँ पर आपके पास 99 एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, मेजर एलिमेंट्स होंगे। अब सर वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, उनके सिंबल भी मेंशन कर दिए हैं। सिंबल इस वजह से यहाँ पर मेंशन किए, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, उनको सिंबल तक याद नहीं होती, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर सिंबल भी मेंशन कर दी है। ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर कितनी होती है। तो ये जो आपके पास परसेंटेज होती है, इट इज 65% बॉडी के अंदर। ठीक है, कार्बन की जो परसेंटेज होती है, इट इज 18%।
एंड देन हाइड्रोजन की परसेंटेज होती है 10%, और आपके पास नाइट्रोजन की होती है 3%, उसके बाद कैल्शियम की होती है 2% और फॉस्फोरस की होती है 1%। तो ये जो 99% आपके पास मास है वो सिर्फ आपके पास ये मेजर बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक और चीज भी मेंशन कर दूं कि जो आपके पास UHS है, KMU है, रेम्बो है, आपके पास देन IBA है, और कोई रहती है आपके पास। चलो इतनी को लेते हैं हम। ये जो यूनिवर्सिटीज है ये क्या करती है, बच्चे को ट्रैप करती हैं, बच्चे को क्वेश्चन के अंदर ट्रैप करती है, उनको कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको हरगिज इन यूनिवर्सिटीज की ट्रैप में नहीं आने दूंगा। सबसे पहले ट्रैप में आने से बचने के लिए मैं यहाँ पर निमोनिक्स मेंशन करूंगा। निमोनिक्स में इस तरीके से मेंशन करता हूँ OCHNCP। ऑक्सीजन कितनी होती है आपके पास 65%। ठीक है, कार्बन कितनी होती है 18%। खैर जहां तक छोड़े, ये तो आपको याद करनी है। मैं यहाँ पर मुझे सेंटेंस लिखना था OCHNCP, O फॉर अवर, तो अवर, C फॉर our cells have nutrient or power। अब ये आपके पास निमोनिक्स आ चुकी है। देखिए अगर आप ये जो टेबल है इसको याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद करें, ओ, ये ले, OCHNCP। ठीक है, यहां तक आपके पास कवर हो गया। अब ये चीज आपको इसी लैंग्वेज में लिखनी है, इसी सीक्वेंस के अंदर लिखनी है। अब चीजें तो आसान है, ऑक्सीजन होता है 65%, कार्बन होता है आपके पास 18%, हाइड्रोजन होता है आपके पास 10%, नाइट्रोजन होता है 3%, कैल्शियम होती है 2% और फॉस्फोरस होती है 1%। इजी होगी चीजें। चले, अब ये एनालिसिस एक तो यहाँ पर ट्रैप करती है आपको, और दूसरी जगह आपसे पूछी जाती है कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है। वो इस तरीके से पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको मेंशन करवाता हूँ कि व्हिच ऑर्डर फॉर मेजर बायो एलिमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ऑप्शन बी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ऑप्शन सी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। एंड ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, या तो आपसे डायरेक्ट परसेंटेज पूछी जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज पूछी जाएगी, या तो इस तरीके से ऑर्डर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर का, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ऑर्डर ही याद नहीं होता। अगर वो इस निमोनिक्स को याद कर दे तो उनके लिए ऑर्डर कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर में देखिए क्या है, OCHNCP। आप सबको पता है कि O की ज्यादा है कार्बन से। नीचे वाला टॉपिक कंफ्यूज हो जाएगा, मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन करवा देता हूँ। ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, ठीक है, कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, कोर पावर। ठीक है, अब ऑर्डर देखें, ऑप्शन ए देखें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ज्यादा है, कैल्शियम से, कैल्शियम से, कैल्शियम की ज्यादा है, फास्फोरस से, फास्फोरस से। तो ये जो ऑर्डर आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी देखें, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की ज्यादा नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन की ज्यादा नाइट्रोजन से, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की ज्यादा है कैल्शियम से, कैल्शियम से बिल्कुल ज्यादा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन देखें, कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की ज्यादा नाइट्रोजन से, ये ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज आपको ट्रिप करती है, तो ख्याल रखिए इन चीजों का, हरगिज इन ट्रैप में ना आए, इनको अच्छे से कवर करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट माइनर एलिमेंट्स के ऊपर। ओके,
अब माइनर एलिमेंट्स आपके पास ऐसे समझे, ये आपकी बॉडी के अंदर होते हैं 1%, आपके पास होते हैं 1% आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। मैं ये जो सिंबल यूज कर रहा हूं दैट मीन्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हम इसे कहते हैं, या हम इसे कहते हैं इक्विवेलेंट, मतलब तकरीबन 1% के इक्वल होते हैं ये माइनर एलिमेंट्स। इनमें आपके पास आते हैं पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। पोटाशियम जो होता है आपके पास इट इज 0.35%, ठीक है। अच्छा, सल्फर जो होता है आपके पास इट इज 0.25%। क्लोरीन जो आपके पास होता है, सॉरी क्लोरीन जो आपके पास होता है इट इज 0.15%। सोडियम होता है आपके पास 0.15%। मैग्नीशियम होता है आपके पास 0.05%। ये जो परसेंटेज है आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए निमोनिक्स में यहाँ पर मेंशन कर दूं, निमोनिक्स में जो आपके पास हम किस तरीके से मेंशन करें, चले यहाँ पर लिखे के इस, के इस एंड सी एन एन, ठीक है। ये आपके पास निमोनिक्स है। यहाँ पर सेंटेंस बनाए, कीप एस फॉर सल्फर स्मॉल, कीप स्मॉल सेल nutrients managed, ये आपके पास निमोनिक्स है, मैनेज्ड। के फॉर पोटाशियम, एस फॉर सल्फर, सी फॉर क्लोरीन, एन फॉर सोडियम एंड एम फॉर मैग्नीशियम। इस वजह से मैंने सिंपल मेंशन किए ताकि आपको वो सिंपल भी याद हो। तो ये जितने भी हैं आपके पास, कितने ये आपके पास है माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो सारे के सारे जो माइनर एलिमेंट्स हैं वो एक रेंज के अंदर आ रहे हैं, यानी आपके पास ये सारे जो है वो 0.5 से क्या है आपके पास लेस देन है। मैंने सिंबल बताई थी, अगर नहीं आता ये देखे सिंबल जो होती है ये होती है लेस देन, और एक ये सिंबल होती है जो होती है ग्रेटर देन। सारे जो एलिमेंट्स है वो 0.5 से क्या है लेस देन है, बट but these all elements is greater than 0.01%। अगर आप इस टेबल को एनालाइज करें तो सारे जो है आपके पास 0.5 से क्या है कम है, और किससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर है आपके पास 0.01 से, ठीक है। ये आपके पास है माइनर एलिमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट आपके पास, अब हम आते हैं ट्रेस एलिमेंट के ऊपर। देखिए नाम से ही जाहिर है यहाँ पर कि ट्रेस किससे कहते हैं। तो ट्रेस एलिमेंट वो हैं जिनकी परसेंटेज क्या हो लेस देन 0.01% हो। ट्रेस एलिमेंट आर दोज which are found less than 0.01%। ये है आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स। अब ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन सा आ जाता है आपके पास, सबसे पहले जो ट्रेस एलिमेंट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है दैट इज आयरन, ठीक है। उसके बाद मेंशन है कॉपर, जिंक, मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज, the fifth one is iodine, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आयरन के सिंबल को भी याद रखें। बहुत से क्या करते हैं कि आई को लेकर परेशान होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आई फॉर आयोडीन होता है, आयरन होता है आपके पास Fe, कॉपर में CO कोबाल्ट होता है, जो CO होता है इट इज अ कोबाल्ट, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉपर होगा Cu, जिंक होता है Zn, मैग्नीज हम लिखते हैं Mn से, जो आपके पास Mg होता है इट इज बेसिकली द मैग्नीशियम।
अब यहाँ तक आपके पास सारे एलिमेंट्स मैंने डिटेल वाइज डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा इनके बारे में कि ये जो एलिमेंट्स हैं हम क्यों पढ़ते हैं इनको। ये जो जितने भी मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर पांचों के पांच लिखे हैं, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी, दीज आर द इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, हार्मोन्स, ठीक है। अगर आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिपीटर होंगे उनको पता होगा कि जो एंजाइम्स के अंदर हम कहाँ पर इनको पढ़ते हैं। अगर याद हो तो हम इनको पढ़ते हैं कोफैक्टर्स के अंदर, ठीक है, वहां पर हम डिस्कस करते हैं इन एलिमेंट्स को। इसी तरह हम हार्मोन्स में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा थायराइड। थायराइड बेसिकली आपके पास ग्लैंड होता है और यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करती है एलिमेंट दैट इज आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन की लेवल ज्यादा हो गई देन हाइपर, अगर कम हो गई देन हाइपोथायरॉयडिज्म। आगे चलकर डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। अगर इन ट्रेसेस एलिमेंट्स में से किसी भी एक की परसेंटेज कम हो गई तो आपके पास डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी भी बताया, थायराइड की लेवल कम हो गई या ज्यादा हो गई, यहाँ पर मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज को। Any of these element amount means percentage, increase or decrease in body may lead to disorders। सिंपल के तौर पर मैं इसी थायराइड ग्लैंड को लूंगा यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन को। अगर आपके पास आप बॉडी के अंदर कोई पेशेंट है और उसकी बॉडी के अंदर आयोडीन की लेवल क्या हो जाती है, आपके पास ज्यादा हो जाती है, या आयोडीन की लेवल क्या हो जाती है, आपके पास कम हो जाती है। अगर आयोडीन की लेवल ज्यादा हो गई देन क्या होगा, आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है ये आपके पास। सेकंड प्लीज। ये आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पर क्रिएट करेगा बॉडी के अंदर। अगर आपके पास आयोडीन की लेवल कम है बॉडी के अंदर देन इट विल कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। एक आपके पास आ गया हाइपर और दूसरा आ गया हाइपो। यहाँ पर होगा आपके पास हाइपर, हाइपर। इन दोनों में आप डिफरेंस को याद रख लें। जब केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आएगा तो वहां पर हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सही है, ये यहाँ पर ये टॉपिक आपके पास एंड हुआ। अगर मैं निमोनिक्स यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर दूँ। निमोनिक्स में हम मेंशन करते हैं इनको Fe, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, देन आयोडीन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें हम, तो इसको इस तरीके से याद करें कि सॉरी क्यूरियस, जिंक, क्यूरियस, जिंक एंड फायर। आप इनको इस तरीके से निमोनिक्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको टेबल ये भी याद नहीं हो रही तो वो निमोनिक्स को यूज करके इस टेबल को इजीली याद कर सकते हैं। चीजों को नोट कर लें। आयरन आई फॉर होता है और यहाँ पर आपके पास एफ आता है। कॉपर में CO शुरू में आता है लेकिन यहाँ पर होता है Cu। जिंक में आपके पास Z होता है दोनों तरफ। मैग्नीज में Mn, ठीक है। मैग्नीशियम से बिल्कुल अलग है आपके पास। आयोडीन तो I ही आपके पास होगा। यहाँ पर यह टॉपिक भी एंड हुआ। लास्ट पर हम चलते हैं, दैट इज द रिलेटिव मास परसेंटेज ऑफ मेजर एलिमेंट्स। ये टॉपिक भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। वहां पर अगर मैं आपको बताऊं, वहां पर एक ग्राफ बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। तो वही ग्राफ है जहां पर आपके पास मैंने ऊपर मेंशन कर आया हूँ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो इन्होंने ग्राफ के थ्रू वो दिखाई है परसेंटेज।
मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बता दूं ग्राफ के बारे में। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास मेंशन की जाती है, ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं बार। ग्राफ की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं बार, BAR, बार। यहाँ पर नाइट्रोजन, देन आपके पास आता है कैल्शियम, देन आपके पास आता है ये। ये जो आपके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर 17 कर लें और यहाँ पर आप कर लें 65, यहाँ पर कर लें 60। तो यहाँ पर हम पढ़कर आए ऊपर कि जो 65% होती है किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो ये आपके पास ऑक्सीजन है। देन आपके पास ये कार्बन आ गया, और कार्बन आपको पता होगा कि तकरीबन तकरीबन 18 तक होती है, ठीक है, यहाँ पर 20 कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास बाहर शो कर रहा है दैट इज हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, देन फास्फोरस, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास होती है इट इज 10%। यहाँ पर मेंशन करना ग्राफ में मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर इनके साथ मेंशन कर रहा हूँ, इट इज 65%। और द कार्बन दैट्स द 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस इज 1%। ये वही एलिमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं द 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स। ये वही एलिमेंट्स हैं जो कि आपके बॉडी का 99% मास बनाते हैं, ठीक है। ये देखें सही, तो 99% मास बनाते हैं यही बायो एलिमेंट्स। बाकी डिफरेंट बायो एलिमेंट्स वो भी मैंने आपको वहां पर ही डिस्कस कर दिए थे। ये ग्राफ है जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है, और इस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, इस ग्राफ को हम नाम देते हैं बार ग्राफ, जो कि आपके पास फेडरल के टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है और रिलेटिव मास परसेंटेज बताता है। यहाँ पर आपको याद करनी है परसेंटेज ऑक्सीजन की, कार्बन की, हाइड्रोजन, इन सब की परसेंटेज याद करनी है। अगर ग्राफ को देखा जाए तो ये आपके पास शो कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। ये भी आपसे बता दूं ग्राफ क्या यहाँ पर शो कर रहा है, ग्राफ शोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, पहले ज्यादा था अब क्या हो रहा है, आपके पास कम हो रहा है। ये देखें बिल्कुल आपके पास ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो ज्यादा से नीचे जा रहा है। यहाँ पर क्या आपके पास, यहाँ पर आपके पास हाई है, यहाँ पर क्या आपके पास लो है, तो ये क्या कर रहा है, डिसेंड जा रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ, ठीक है। यही आपके पास एक ग्राफ था फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये बात नोट कर लें। बस इस ऑक्सीजन को ना भूलें, ऑक्सीजन की परसेंटेज, और इनको याद रखें, ठीक है। मैं निमोनिक्स की फॉर्म यहाँ पर मेंशन कर दूं, वैसे करना तो नहीं चाहता क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इजी, बट फिर भी कर दूं ताकि जो बच्चे कहते हैं निमोनिक्स निमोनिक्स, तो उनके लिए निमोनिक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन डोमिनेट द बॉडीज मास चार्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक में से, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं, 1 आवर से बहुत ही ज्यादा क्लास लेंथी हो गई है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लें, चले, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। कुछ तो फॉलोइंग the trace element, which of the following is a trace element? Option A कैल्शियम। यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज हरगिज आप याद कर लें, एग्जाम के अंदर आपको इस तरीके से मेंशन नहीं किया जाएगा, इसी वजह से आप इनकी सिंबल को भी याद कर लें, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि डायरेक्टली आपके पास सिंबल आती है, वहां पर वो एक एक चीज मेंशन नहीं करते,
ये आपके पास MDCAT है, तो इस वजह से आप अपनी चीज़ों को उस तरीके से हाई लेवल पर बनाएं। चलिए इसका आंसर दें, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्रेस एलिमेंट का। तो ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं? तो एक चीज़ बताऊँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं MDCAT में, ट्रेस एलिमेंट को डिस्कस करते हैं माइनर एलिमेंट से। वो समझते हैं कि जो माइनर एलिमेंट्स हैं वही ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करना, रॉन्ग की निशान, ये क्रॉस इसी तरीके से मेंशन करना, ताकि जब रिवाइज करें तो आपको पता चले कि अगर मैं समझूं ट्रेस एलिमेंट माइनर एलिमेंट है तो ये बिल्कुल गलत है। ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं आपके पास? जिनकी परसेंटेज क्या हो, जिनकी परसेंटेज 0.01 से भी कम हो, हम उससे क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट। तो ये जो आपके पास 2 मिनट जस्ट, ये जो आपके पास है दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से किसकी जो परसेंटेज है वो 0.01% से कम है। ये ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम। अब कैल्शियम आपका पता है, यहाँ ग्राफ में देखें तो कैल्शियम आपके पास कितनी है? कैल्शियम आपके पास है 2%, और ये आपके पास आते हैं मेजर एलिमेंट्स से। दीज आर द मेजर बायो एलिमेंट्स। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा यहाँ पर। पोटाशियम भी आपके पास यहाँ पर ही मेंशन है, पोटाशियम। पोटाशियम यहाँ पर नहीं है आपके पास, ठीक है। पोटाशियम आपके पास मेजर में नहीं आता, ये माइनर में आता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आयरन। क्या आयरन भी आपके पास ट्रेस एलिमेंट है या माइनर एलिमेंट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो आयरन आपके पास है दिस इज द ट्रेस एलिमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज आयरन। बाकी सल्फर भी आपके पास क्या है? ये माइनर एलिमेंट्स में आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। ये जो क्रॉस वाले मैंने मेंशन किए हैं ये सारे आपके पास क्या है? माइनर एलिमेंट्स। तो ये जो आपके पास है मेजर है, बाकी सारे माइनर है। ये आपके पास क्या है? ट्रेसेस की फॉर्म में मिलता है आयरन। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें को डिस्कस किया है। हमने ट्रेसेस एलिमेंट को डिस्कस किया है जिनकी परसेंटेज 0.01 से कम होती है। इस तरीके से हमने माइनर एलिमेंट्स को डिस्कस किया है जिनकी परसेंटेज तकरीबन 1% के बराबर होती है। इस माइनर एलिमेंट्स में आते हैं आपके पास पोटाशियम, सल्फर, क्लोराइन, सोडियम, मैग्नीशियम। देन आपके पास है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स में आपके पास पढ़े थे हमने मेजर एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंट याद रखिएगा 65, कार्बन की 18%, हाइड्रोजन की 10, नाइट्रोजन की 3 और कैल्शियम की 2 और फास्फोरस की 1%। उसके बाद हमने डिस्कस किए बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 10 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन बायोमोलिक्यूल, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन। देन इंटरकन्वर्जन ऑफ बायोमोलिक्यूल, और शुरू में हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म के टाइप्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें। जो बच्चे न्यू है इस चैनल पर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस लेक्चर को एक किसी भी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। अगर सबके साथ शेयर नहीं करना चाहते तो कम से कम एक के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो कि डर कर बैठ जाते हैं कि सर हमारे पास अब, हमारे पेरेंट्स के पास अब ये